मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के जरिए इस नोट्स को बनाए हैं। कंप्लीट नोट्स दोनों में काम आएंगे। आपको प्रीलिम्स की परीक्षा देने से पहले इसको एक बार कर लिया ना, 101% आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार गो थ्रू करना है। आपने एक बार इसको कर लिया तो आपके आधे से ज़्यादा चांस 90% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको बस करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, बाकी इससे हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट से इस चैनल है। सबसे पहला क्या है, अब इसमें पढ़ेंगे अपन यूपीएससी की लिए, मेन यूपीएससी के लिए, सभी के लिए टू जेड, कोई भी जो सिविल सर्विस का पेपर देगा सबके लिए है। तो स्टार्टिंग करते हैं। इकोनॉमी कल करेंगे, आज करते हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन सब दो PYQ रख लेना, आप देख लेना, मैचिंग करना, ऐसे क्वेश्चन कितने आपके सही निकलते हैं। तो आपको मैं एक बार गो थ्रू कराऊंगा क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। ये रिवीजन और नोट्स जो दोनों के लिए क्लास है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए और जो आगे करना चाहते हैं उनके लिए। स्टार्टिंग है भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्या हुआ था, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जमींदारी दीवानी अधिकार किसे मिल गया था, कंपनी को, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, फिर भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हो गई, ठीक है। और ब्रिटिश शासन को दो भागों में बांट दिया गया। ब्रिटिश शासन के दो भाग हो गए थे, एक था कंपनी का शासन और एक था अपना सम्राट का शासन, ठीक है। कंपनी का शासन कब तक चला, 1773 से 1858 तक। और सम्राट मतलब जो रानी का शासन, वहाँ के शासन मतलब जो देखो 1858 में क्रांति हुई। क्रांति के बाद क्या हुआ था, कंपनी से सारे अधिकार ले लिए थे, तो उसके बाद उसे बोलते हैं सम्राट का शासन या ब्रिटिश शासन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, फिर जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें बताएंगे इस क्लास में। इस क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट है। संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार में कौन कौन से हैं, तो संवैधानिक अधिकार में देखो रेगुलेटिंग एक्ट, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 100% क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट कौन कौन से हैं, 1793, 1813 और 1833, 1853। फिर भारत सरकार अधिनियम, तो ये इसमें कौन कौन से आते हैं, भारत सरकार अधिनियम में जो अधिनियम बने हुए हैं सरकार अपने भारत के लिए, तो 1858 का अधिनियम बनाया है, 1919 का, 1969 का, 1909 का, 1919 का और 1935 का, ये 4 अधिनियम है। फिर भारत परिषद अधिनियम कौन है, तो ये 3 प्रकार के हैं, 3 बने हुए थे। एक 1861 में, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, और 1862 में, 92 में और 1909 में, सॉरी। फिर उसके बाद आ जाइए रेगुलेटिंग एक्ट। तो मैं इसमें इसको आपने जो शॉर्ट नोट्स जो नहीं आता जिसको बनाने, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, किस तरीके से बनाने हैं, ये मेरे शॉर्ट्स नोट हैं। तो 1793 में क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट में एक्ट आया, उसमें क्या क्या व्यवस्था थी, तो इस अधिनियम को पारित करने के कारण थे ये वित्तीय संकट, ठीक है, वित्तीय संकट, अप्रभावी दोहरी प्रणाली, इसमें दोहरी प्रणाली आ गई थी, इसमें खराब प्रशासन और मसूर की हार, ये इनको इस 1773 में हुआ। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हुए थे, अब इसको सुनो, कौन कौन से प्रावधान हुए थे। तो इसमें हुए थे, बंगाल गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर, बंगाल का गवर्नर का पदनाम बदलकर किसका बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है इसमें एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया। उसके बाद मद्रास एवं बम्बई गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यहाँ से एक ऐसे मद्रास का गवर्नर जनरल था, बम्बई का था, उसको उसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यहाँ से एकीकरण या केंद्रीय के प्रशासन की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था इस अधिनियम में प्रावधान 1773 में, कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, इसको याद रखना। उसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और फिर इसके बाद आ जाइए, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का पर नियंत्रण कर लिया था उन्होंने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे COD बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसके माध्यम से कंपनी को उन्होंने संपूर्ण नियंत्रण कर लिया था। फिर आ जाओ दूसरा, 1781 संशोधन अधिनियम। 1781 संशोधन अधिनियम में क्या था पृष्ठभूमि इसकी, तो इसकी पृष्ठभूमि में 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामी को ठीक करने के लिए लाया गया था। किसकी, रेगुलेटिंग एक्ट की। और इसमें क्या सिस्टम था कि बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता था इसे। किस नाम से भी जाना जाता, बंदोबस्त, किसी की चीज़ की अपन कहते नहीं अपने भारत में बोले बंदोबस्त कर दो,
तो मतलब है कि 1773 का बंदोबस्त करना था, वो उसमें बहुत काम जो कमियां थी उनकी बंदोबस्त करके सही करना था। तो इसे बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के क्या प्रावधान थे? तो इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम नहीं, गवर्नर जनरल तथा काउंसिलिंग को मजबूत बनाया, ठीक है, काउंसिलिंग को मजबूती प्रदान की। और कलकत्ता की सभी निवासियों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया। और इस एक्ट का महत्व क्या है? तो इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया था। एक क्वेश्चन जरूर बना हुआ है, PYQ देखना आप, मैं जितने को आपको पढ़ा रहा हूँ PYQ 101% ना बने तो बोलना आप इस क्लास को करने के बाद। तो इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण था कि इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया था। और ये आर्टिकल किसमें है? 51 में, ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें पृष्ठभूमि में क्या है? इसमें क्या है कि 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए था, और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए लाया था, है 1784 का, जैसे ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहते हैं। इसमें एक्ट का प्रावधान क्या क्या थे? इस एक्ट में प्रावधान, तो इसमें द्वैत शासन कैसे हुआ था? दो COD का हो गया था, एक BOD हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया था। ये दोनों की वजह से द्वैत शासन की स्टार्टिंग हुई थी। इसमें प्रतिनिधित्व देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC, ठीक, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा, और यहाँ होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD जी आ गए थे। तो इस वजह से दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? कंपनी के लिए था, याद रखना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ब्रिटिश सरकार की नीतियों के लिए, ये हमेशा याद रखना। ये इसमें कन्फ्यूज होता है। कंट्रोल किस पे करना है? सरकार पे, भारत को कंट्रोल करने के लिए किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ नियुक्त करते हैं? अपन कंपनी में, इससे याद रख सकते हो, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ हो जाएगा? कंपनी के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें क्या हुआ था कि रचना में परिवर्तन। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगी, इस एक्ट में प्रावधान और भी था कि संपत्ति का खुलासा कर दिया गया था, जो इसमें खुलासा ओपन कर दिया गया था। अब इस एक्ट का महत्व देखिए, महत्व इंपोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है कि कारों का सीमांकन होता है, कारों का सीमांकन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रदेश की ब्रिटिश कंपनी की भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था कि ब्रिटिश संपत्ति के अधीन कर दिया गया था। संपत्ति क्या है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत आगे निकल गई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अब इतना आगे हो गया, वहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं ना, वहाँ पे विरोध करने लगे ब्रिटेन में कि मुझे भी हक चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने कंपनी को पूरा अपने हाथों में ले लिया था। फिर इसके बाद आ जाइए, प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया था। यहाँ से स्टार्टिंग होती है भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की, जिसकी वजह से उसने स्थापना किसी करी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी थी, ठीक है। यहाँ से क्या बोलते हो? ईस्ट इंडिया एक्ट इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करना चालू हो गया था ब्रिटिश सरकार का, और क्राउन का अधिकार स्टार्ट हो गया था भारत पे, ठीक है। ये महत्व है। ये दो मेंस के लिए यहीं से पॉइंट लिखना है आपको, और जो प्रीलिम्स है ये देखना, आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वेश्चन ना बने तो आप इस क्लास को छोड़ के जा दोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, स्पष्टता की कमी, ठीक है, और दोहरी जवाबदेही। इस एक्ट की कमियां थी, जे एक्सप्लेन नहीं हो पाता था अच्छे से, क्या कि हर चीज भ्रष्टाचार फैल गया था इसमें भी। नेक्स्ट आ जाइए, 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या है? तो इसमें कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कॉर्नवालिस को क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और इसे कमेंट में करो, इसने और भी बहुत चीज़ें की हैं। उसके मांगों को पूरा करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट की प्रावधान क्या था कि गवर्नर जनरल को सशक्तिकरण प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना। ये अपनी मर्जी का मालिक बनना चाह रहा था, इसलिए इसने शर्त रखी थी कि मैं जो करूँगा वो माना जाएगा। तो इसने कुछ मांगे रखी हैं सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने, और उसके लिए एक्ट आया था। प्रावधान, असाधारण शक्तियाँ, ठीक है, ये लाया था, ठीक है, कॉर्नवालिस के लिए। 1793 में बस इतना ही जरूरी था। ये 1793 का चार्टर एक्ट, इसको कर लिया आपने तो इस क्लास को पूरा कर लो एंड तक। बस एक बार यही बोलूँगा, एक बार करके देख लो, बहुत 101% बेनिफिट मिलेगा। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? पृष्ठभूमि है ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नवीनीकृत किया गया, नवीनीकरण करने के लिए। पृष्ठभूमि में क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नवीनीकरण करने के लिए लाया गया था। तो इसमें एक्ट में प्रावधान क्या क्या गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी के एकाधिकार का विस्तार अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया इस एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट है अपना? 1793 का चार्टर एक्ट है। और फिर कॉर्नवालिस को दी गई अभिभावी शक्तियों को भविष्य में के गवर्नर जनरल के लिए विस्तारित करने के लिए, और इसमें शक्ति का केंद्रीकरण इस एक्ट में 1793 में क्या था? शक्तियों का केंद्रीकरण। शाही अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया, कारों का पृथक्करण कर दिया गया। ये इसमें एक्ट में डालना है, ठीक है। अब बताओ, इंपोर्टेंट है 1893 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? इस चार्टर एक्ट में सबसे पहले लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से अंग्रेजी व्यापार को भारत में व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी
लाइसेंस प्रणाली चालू कर दी गई थी, सीधा सिंपल समझो, भारत में व्यापार करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर केवल चाय और चीन को छोड़कर जो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इतने बचपन से नहीं, जब स्टार्टिंग करी होगी आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, तो चाय में चीन का छोड़ के बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ईसाइयों मिशनरियों को भारत में अनुमति दे दी कि भारत में ईसाइयों को धर्मांतरण करो, आप अपना ब्रिटिश अपने ईसाइयों में परिवर्तन करो। तो ईसाई मिशनरी मतलब उनके जो पूजा अपने यहाँ पुजारी बोलते हैं वहाँ मिशनरी बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को भेज दिया कि भारत में कन्वर्ट करो, ब्रिटिश के आबादी बनाओ, ठीक है। तो अनुमति को भेज दिया यहाँ। और इसमें क्या हुआ फिर, उसके बाद इसमें भारत साहित्य एवं विज्ञान हेतु भारतीय वित्तीय अनुदान दिया गया। और इसके बाद इसमें 1 लाख की राशि शिक्षा के लिए दी गई, लेकिन बोल दिया गया था इस एक्ट के अंदर कि 1 लाख शिक्षा के लिए दी जाएगी, लेकिन दी कुछ भी नहीं गई थी, फालतू की बकचोदी करी इन लोगों ने बस, और कुछ नहीं, ठीक है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे इन्होंने इतना शोषण किया ना उस समय का, सोचोगे ना आप, जो किताबों में लिखा हुआ ना उसे 1000 टाइम शोषण किया हुआ है इन लोगों ने। तो इनके लिए अच्छा नहीं निकलता, क्योंकि इस वजह से। अब वर्तमान में सब ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ उस समय बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था। शेयर धारकों के लिए कंपनी का लगभग 10.5% कर दिया गया था शेयर धारक होल्डर्स, जिन्होंने, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई आदमी नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई पर्सनली व्यक्ति नहीं था, उसमें शेयर होल्डर, जैसे अपन कोई कंपनी में आजकल शेयर चलते होंगे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, कोई ऐसे अपन शेयर खरीदते हैं आज के टाइम में, तो ऐसे वहाँ के जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने 10-20 आदमी थे, उन्होंने जितने भी होंगे, उन्होंने शेयर पैसे एकत्रित किया और इस कंपनी को खुलवाया था। इसमें शेयर धारकों से कंपनी चलती थी और उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था, 1000 गुना प्रॉफिट हुआ था भारत में व्यापार करने से। फिर क्योंकि भारत को कच्चा माल बना यहाँ से ले जाते थे, बना के यहीं बेचते थे, इस प्रकार शोषण हुआ भारत का। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या है, इसमें इस एक्ट में प्रावधान क्या हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। गवर्नर जनरल को ऑफ बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत रिपीट हुआ है, बहुत पीसीएससी में पूछते हैं, कोई भी पेपर ले लो, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। गवर्नर जनरल को किस में बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 का, इसलिए इंपॉर्टेंट बना। पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग पहला गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल को भारत की विशिष्ट विधायी शक्ति प्रदान की गई। इसमें कानूनों के संकलन के लिए लॉ कमीशन, और पहला चेयरमैन कौन था, मैकाले ने अपने यहाँ शिक्षा नीति लाई थी। और इसके लिए आपको मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कराए हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाना, आप सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार करोगे ना आपको पूरा सिलेबस डिफाइन हो जाएगा, उसको जरूर करना, ठीक है। मैकाले यहाँ अपने भारत में शिक्षा नीति के लिए इसने अंग्रेजी की शिक्षा लाया था, ठीक है। इसने हिंदी का बहुत विरोध किया था। अंग्रेजों को समाप्त भारत में बसने की स्वतंत्रता दी, ठीक है। तो अंग्रेजों को भारत में बसने की स्वतंत्रता मिली। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे, इस अधिनियम में कोई विशिष्ट समय अवधि नहीं दी गई थी, लेकिन इसमें कारों का पृथक्करण जरूर हुआ था। विधान परिषद का विस्तार में इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए और इसे विधान परिषद कहा गया। विधान परिषद की स्टार्टिंग यहाँ से हुई, ध्यान रखना इस चीज को। और इसमें खुली प्रयोगिता, ठीक है। आप सबसे इसमें कमेंट करो कि सबसे पहले किसने पास किया था। इसमें खुली प्रयोगिता IAS की स्टार्टिंग कर दी गई थी यहाँ से कि आप पेपर दे सकते हो, और स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। और इस एक्ट का महत्व, संसदीय सरकार की नींव रखी गई, इसमें संसदीय सरकार की नींव रखी। और फिर इसके बाद कंपनी के शासन को कमजोर किया गया और इंडियन सिविल सर्विस का जन्म हुआ यहाँ पर। भारतीयों का समावेश, ये इसका महत्व इंपॉर्टेंट है, इसमें भारतीयों का बढ़ावा मिला भारतीयों को, ठीक है। इस अधिनियम में भारतीय लोगों की भी बात की गई। भारत का शासन अधिनियम 1858, इसमें पृष्ठभूमि क्या है कि कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है। क्योंकि इस विद्रोह में ऐसा विद्रोह था, एक विद्रोह जिसमें बहुत क्वेश्चन बने हुए मेंस के भी। इसमें क्या बोलते हैं कि एक चिंगारी लगाई क्रांति की, इसे बोलते हैं कि उस समय ना अंग्रेज उसी समय छोड़ देते, थोड़ा और उग्र हो जाता है ये विद्रोह, लेकिन इसे दबा दिया गया। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे हिस्ट्री में। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम बोला इसे 1858 का। फिर इस एक्ट के प्रावधान क्या थे, इस एक्ट में प्रावधान थे कि कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इसमें क्यों कर दिया गया था कि वही शोषण कर रहे थे, चरी वाली कास्तूस ने, मंगल पांडे 1858 की क्रांति का वजह से, क्योंकि कंपनी ये समझ लो निकलने वाली थी भारत से उसी समय। भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ज़्यादा उग्र नहीं हुआ, पढ़े लिखे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया कुछ, तो इस वजह से
गवर्नर जनरल जनरल से वायसराय, गवर्नर जनरल था उसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया, वायसराय में। यहाँ दो शासन को खत्म कर दिया गया, सीओ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों खत्म कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर दोनों खत्म कर दिए गए। भारत सचिव का पद आया, इसमें सचिव का पद यहाँ से स्टार्टिंग हुई। सचिव कहाँ था, रहता था ब्रिटेन में रहता था, ठीक है, कहाँ रहता था, ब्रिटेन में रहता था। इसमें कितने 15 सदस्य की एक परामर्शी परिषद भी बनाई गई, ठीक है, जिसको वो सचिव को सलाह देगी, लेकिन मानना ना मानना वो उसके ऊपर भी था। एक्ट के प्रावधान, एक्ट के प्रावधान क्या थे, एक्ट में सबसे पहले प्रावधान था प्रत्यक्ष शासन, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन। और एक प्रत्यक्ष शासन मैंने आगे बताया था, उसको कमेंट में बताओ कहाँ में कौन सा एक्ट था वो है। और प्रशासन तंत्र पर ध्यान एकदम फोकस कर दिया था कि भारत पे शासन, संपूर्ण भारत पर शासन करना है अच्छे से। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, एक्ट का प्रावधान देखो, भारत 1861 का भारत परिषद अधिनियम चालू कर दिया गया। इस एक्ट के प्रावधान क्या है कि वायसराय को आपातकाल में काउंसिलिंग की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। विकेंद्रीकृत की शुरुआत की गई। भारत प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया पहली बार। और 3 भारतीय सदस्य, बनारस के राजा, पटियाला के राजा महाराजा और सर दिनकर राव को शामिल किया गया। ये 3 इंपोर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। आरपीसीएस बीपीएससी में तो अभी भी पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, रट लीजिए। आपको बेसिक अच्छे से बनाना है। नए वैधानिक समिति बनाई गई इसमें और पोर्टफोलियो सिस्टम की स्थापना को मान्यता दी गई। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसकी आलोचना क्यों की गई थी। इस आलोचना इसलिए की गई थी, सीमित चर्चा, आप चर्चा जाना नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। वित्त संबंधी पे चर्चा कोई नहीं कर सकता था, जैसे अभी भी है, वर्तमान में भी ये चीज़ को कहाँ देख सकते हैं, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए मेंस में, तो ये वर्तमान में अभी भी कैसे, जैसे लोकसभा में धन विधेयक आता है, तो धन विधेयक राज्यसभा में भी जाता था, लेकिन राज्यसभा उस पर कोई पर्सन पूछ सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसे पारित करना पड़ता है जरूर, आप पारित ही करना पड़ेगा। 14 दिन तक रोक सकता है, इसके अलावा नहीं रोक सकता है। फिर उसके बाद धन विधेयक को आपको 14 दिन के बाद पारित करना है, कर दो, नहीं ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाता था। राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। और किस आर्टिकल में, 110 आर्टिकल में है। और 109 किस में है वो बताओ, 109 के बारे में क्या लिखा हुआ है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इसमें धन विधेयक को अभी पूरा लोकसभा के हाथ में है। अब अभी वर्तमान में करंट अफेयर में चल रहा है, आपको देखना कि मांग चल रही है, अभी केस दायर हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि आप राज्यसभा में क्या धन विधेयक के बारे में थोड़ा कुछ और शक्तियाँ प्रदान करें। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भटक गए थे मुद्दे से, है पॉलिटी से संबंधित। कम कार्य क्षेत्र, सीमित प्रतिनिधित्व, शक्ति सीमित कर दी थी। इसे दंत विहीन बाघ कहा जाता है। दंत विहीन बाघ इसलिए कहा जाता है कि आपने नाम मात्र की शक्ति दे दी मुझे, कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बस नाम बना दो। जितने भी 3 लोगों को बनाया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये इनको पूछना है पूछो, नहीं पूछना है नहीं पूछो, मानना उनकी पड़ेगी। मतलब पूरा अधिकार ब्रिटिशों का ही था, नाम मात्र के लिए इनको लोगों को दे दी कि आप लोग तुम्हारा अधिकार बढ़ा दें। फिर जब नेक्स्ट पे भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें पृष्ठभूमि क्या है, तो 1858 में बनी कांग्रेस की मांग, और मांग काउंसिलिंग में और भारतीयों को जोड़ने को लेकर थी, ठीक है। इस एक्ट के प्रावधान जरूरी है। इस एक्ट में क्या है कि गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए गए इसमें, सबसे मेन बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, सशक्त विधान परिषद बनाई, विधान परिषद में थोड़ी शक्तियाँ बढ़ाई, अनुशंसा पर की शक्ति, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव की व्यवस्था की गई। हालांकि चुनाव के अधिनियम का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन चुनाव की व्यवस्था कर दी गई थी इसमें। अब जाओ भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। मार्ले कौन था, ये जल्दी कमेंट में करो, मिंटो कौन था। दो सचिव और वायसराय, ठीक है, याद रखना आप। इसमें पृष्ठभूमि क्या है इसकी, 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, तो वोट डालो शासन करो की नीति शुरू से चली आ रही थी उनकी। इसमें वोट डालेंगे मुस्लिम और हिंदू में, जिससे क्या है कि अपन और शासन कर सकते हैं अच्छे से, अंग्रेज सोचते थे। तो इसमें बंगाल विभाजन कर दिया हुआ था। उसी समय से रक्षाबंधन बनता आ रहा है भारत में। और मामूली जो रियासतें थी ना, उन पर भी कब्जा करना चालू कर दिया था, मामूली रियायत। फिर कांग्रेस की होम रूलिंग की मांग, पृष्ठभूमि इसमें 1919 मांग करी थी उन्होंने। और ये सबसे पहले किसने की थी, कमेंट में करो। शिमला समझौता इसी में हुआ था। अब एक्ट के प्रावधान, इसमें प्रावधान क्या क्या थे, विस्तारित विधान परिषद, इसमें 16 सदस्यों को बढ़ाया गया। फिर इसके बाद केंद्रीय परिषद में बहुमत, दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद में भागीदारी, और पहला देखो सत्येंद्र सिन्हा को पहले भारतीय विधि सदस्य बनाया। इन्होंने बहुत टैलेंटेड थे, उन्होंने परीक्षा पास की थी, इसके बाद बने थे, लेकिन उसको मैं शामिल नहीं हो पाया, उसमें विरोध करने के बाद, लेकिन इसमें शामिल कर दिया गया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अब जब 1900 संप्रदायिकता संबंधी यहाँ से स्टार्ट कर दिए गए थे, ठीक है। अब आ जाओ
19 में भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं इसे। पृष्ठभूमि क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने का सपोर्ट किया था अपन लोगों ने। अब क्यों किया था, क्योंकि सोचते थे कि ये अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन वो तो अपनी नीयत से बाल नहीं आने वाले ना आगे। तो इसमें एक्ट के प्रावधान किया हुआ था कि केंद्रीय लोक सेवा के आयोग का गठन किया गया था इसमें, और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं पृथक कर राज्यों का केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया था। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया था। इसमें बजट को पृथक्करण कर दिया गया था। द्विशासन की शुरुआत की गई, द्विशासन की शुरुआत कर दी गई यहाँ पर। और प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, प्रांतीय हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित किसके जगह अंदर थे, गवर्नर जनरल के अंदर, कार्यकारी परिषद के अंतर्गत थे, और ये हस्तांतरित थे गवर्नर जनरल और मंत्री के हाथ में दे दिए थे। अब द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत। इसमें द्विसदनीय व्यवस्था कैसे स्टार्ट हुई, इसमें लोकसभा और राज्यसभा आ गया, यहाँ से याद रखना, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें सांप्रदायिक और इसमें दूसरे प्रकार और सांप्रदायिक आधार पर सिखों ईसाइयों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या है, इस एक्ट के प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ लिखते जाओ तो और अच्छा है। साथ साथ में स्पीड है तो उसको पुश कर लेना, और कम स्पीड लग रही है तो उसको 2x 3x जैसे आपको कंफर्टेबल में लगे उसमें देख लेना। इसमें प्रावधान क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 3 सूची, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। कौन सी अनुसूची में का भाग है ये तीनों बताओ। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, मैं तो ये बोलूंगा, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, ये सब केंद्र में रह गया था द्वैत शासन, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली चालू कर दी गई। राज्यों में से 6 में द्विशासन व्यवस्था है। और अभी भी बताओ कि जितनी यूटी है ना, उनका विधान परिषद किन किन राज्यों में है, और विधानसभा किन किन राज्यों में, कमेंट में करो। 11 राज्यों में से 6 राज्य द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ कर दी गई। दलित, महिलाओं और मजदूर वर्ग को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो पृथक निर्वाचन का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि भारत में फूट डालना था, लोगों को आपस में लड़ाना है, और कोई मतलब नहीं पृथक निर्वाचन का। 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। उस समय मताधिकार किसको दिया जाता था, जो उच्च वर्ग के लोग थे वही वोट डालने जाते थे वहाँ। उस समय महिलाओं को अभी था, लेकिन इसी बात को याद रखना, ऐसा नहीं है कि उस समय महिलाओं को नहीं था, महिला और पुरुष दोनों को था। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ प्रांतीय सेवा का आयोग और संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई। और फिर 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। फिर आ जाओ नेक्स्ट में क्या, संविधान का निर्माण। यहाँ से अपन संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे, और जो मैं बता जा रहा हूँ आप साथ में मन में याद करते चलिए या PYQ लगाते चलिए। एक बार क्लास देखो पूरी कंप्लीट, फिर PYQ लगाओ, फिर PYQ ना लगे फिर क्लास देखो। इस तरीके से करोगे ना, आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएगी क्वालिटी, फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर करंट अफेयर को बस ऐड करते जाना अपने नोट्स में। फिर आ जाओ नेक्स्ट, संविधान का निर्माण। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना द्वारा हुआ है, ठीक है। पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब पहली बैठक में क्या हुआ था, संविधान सभा की मांग हुई। पहली बार विचार किसने दिया था, ये फैक्ट है, खाली इसको याद रखना कि फैक्ट्स डालोगे मेंस में तो ज़्यादा इंप्रूवल बुक्स लगती है, ज़्यादा नंबर मिलने के चांस बढ़ते हैं। फैक्ट का बस यही काम आता है और कहीं नहीं। पहली बार विचार किसने दिया था, तो MN रॉय द्वारा 1934 में। और फिर उसके बाद कांग्रेस द्वारा 1935 में मांग करी गई थी संविधान सभा की। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत कब किया गया था, अगस्त प्रस्ताव 1940। फिर 1942 में ब्रिटिश में क्रिप्स मिशन आया, और उसमें स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं। 1946 वो आई। उस कैबिनेट मिशन मतलब संविधान सभा के निर्माण करने के लिए आया था, सिर्फ इतना याद रखो। फिर संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये नवंबर 1946। कुल सदस्य कितने थे, तो 389। ये याद ही होनी चाहिए चाहे कोई भी पेपर दे रहो। उसमें से 296 ब्रिटिश भारत से, ठीक है। और 93 कितने देसी रियासत, जिसमें महाराजा राजा लोग रहते थे, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये सारी सीट पूरे चुनाव कराया गया, लेकिन फुल नहीं हो पाई थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, संविधान सभा के लिए एक चुनाव
की स्टार्टिंग चुनाव के लिए बोल दिया गया। तो चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव कर लिया। तो वो चुनाव कितनी सीटों पर हुआ? दो। इसमें तो फिक्स था 93 देसी रियासत वाले तो वो चुने चुने हुए थे, इनको तो लेना ही है। चुनाव सिर्फ उन पे होना था जिसमें देसी रियासत नहीं थी। तो 296 पे चुनाव हुआ, जिसमें से 208 कांग्रेस जीता, ठीक है। 73 मुस्लिमों के हाथ में आई और 15 अन्य लोगों के, मतलब अन्य समझ लो यहाँ पर छोटे समूह या स्वतंत्र सदस्य, ठीक है। महत्वपूर्ण सदस्य, महत्वपूर्ण सदस्य क्या है? इसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 2 उपाध्यक्ष बने, इनको याद रखना, ये याद नहीं होता कभी कभी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। HC मुखर्जी और BT कृष्णाचारी, BT कृष्णाचारी। थोड़ा जी बहुत टाइम हो गया ना क्लास लेते लेते, क्या है कि जूम मीटिंग पे भी चलती है, तो मैं यूट्यूब पे बहुत कम रहता हूँ, जूम मीटिंग पे ज़्यादा रहता हूँ इस वजह से। फिर इसके बाद संविधान का अंतिम मसौदा क्या था? तो जो संविधान का मतलब कंप्लीट कब हुई थी? तो जो इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हो गया था बनके। अब संविधान मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग, तो इसमें क्या हुआ? वोट हुई, वोटिंग में सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आई। तो मुस्लिम लीग ने सीधा बोल दिया कि मैं संविधान सभा में भाग नहीं लूंगा, क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा बात मानी जा रही है। देखो हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी ऑब्वियसली मानी जाएगी। आप लोग ज़्यादा होते तो आप लोगों को भी चलती। इसमें वैसे करना नहीं था, तो मोहम्मद जिन्ना ने बल्कि सोच थी कि उसको अलग ही पाकिस्तान की मांग की, भूत चढ़ा हुआ था उस समय, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी वजह से ना बहुत अभी तक वर्तमान तक भी उसका इम्पैक्ट है, लेकिन होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। उसको भड़काया था अंग्रेजों ने। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हुए। इसमें क्या हुआ? अब सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 299, 299। इसमें से 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, भारत संसद का अंतिम सदस्य बन गया। भारत का अंतिम संसद बन गया, सदस्य नहीं, अंतिम संसद बन गया, ठीक है। संसद का निर्माण हो चुका। अब अंतिम सरकार का प्रारूप गठन हो गया। तो उसके बाद प्रारूप समिति का गठन। तो प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को। फिर उस समय के बाद 29 अगस्त को हो गया। तो उस समय केवल 284 सदस्य थे, ये याद रखना बस। केवल कितने सदस्य थे उस समय? 284। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन चुका था और अपना स्टार्टिंग कर दिया गया था। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, संविधान का प्रवर्तन। संविधान अपनाया गया कब? अपनाया गया 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना को भी 300 उस समय कितने अनुच्छेद? तो 395। वर्तमान में कितने, वो कमेंट करो। और अनुसूचियाँ कितनी है? 12। अब पहले कितनी थी? 8 अनुसूची। शेष प्रावधान कब लागू कर दिया गया था? शेष बाकी जो बचा हुआ था प्रावधान वो हुआ था 26 जनवरी को, पूर्ण रूप से लागू कर दिया था, कंप्लीट, ठीक है। संविधान सभा की आलोचना क्यों की जाती है वो देखो। तो गैर प्रतिनिधित्व बोला जाता है इसमें, संप्रभुता की कमी थी। समय ज़्यादा लगा, क्योंकि ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि एक तो हर एक देश में जाकर उनके संविधान को समझना है, अपने भारत में वो अप्लाई हो पा रहा है, फिर उसके बाद वो संविधान सभा में उसकी चर्चा होती थी, इसलिए ज़्यादा समय लगा। अब सब लोग उस पर बहुमत आने का वेट करते थे, सब लोग हाँ करते थे, उसके बाद उसमें किताब में लिखा जाता था। फिर कांग्रेस का प्रभुत्व बताते हैं, मुस्लिम लीग ने तो हिस्सा ही नहीं लिया था, ये इसलिए वो लोग बोलते हैं कांग्रेस का प्रभुत्व था इसमें। वकीलों का संविधान को बोलते हैं उसमें, क्योंकि जितने भी लोग संविधान बनाने वाले थे सब वकील थे, सब पढ़े लिखे थे और विदेश से पढ़ाई करके आए हुए थे। वकील और राजनेताओं का प्रमुख, हिंदुत्व का प्रमुख प्रभुत्व, ये आलोचना करते हैं इसको। संविधान सभा की स्रोत, संविधान सभा के स्रोत से भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल के प्रावधान, प्रशासनिक वितरण, स्टार्टिंग करें। तो ये कहाँ से ली गई इसके बारे में बताते हैं हम। ये आपको नोट्स बना लेने, याद कर लेना। 2, संयुक्त राज्य अमेरिका USA से क्या क्या ले गया? तो मूलतः ले गए। उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पूर्वावलोकन और लिखित संविधान, ये अपन ने USA से लिया गया। और ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली और प्रधानमंत्री का पद, ये अपन ने ब्रिटेन से लिया हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा जो लैंग्वेज है, और अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त बैठक है वो भी अपने ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई जाती है कमेंट में करो, और कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, वो तो मुझे पता है, कमेंट में करो। जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जर्मनी से लिया गया आपातकाल।
सोवियत संघ से क्या लिखे, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कौन से भाग में, कमेंट नाउ। जूम मीटिंग पे कमेंट आप लोग कर रहे हो, ठीक है, यूट्यूब पर भी करिए। जापानी संविधान। जापानी संविधान क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कनाडा, केंद्र और द्वारा राज्यों की नियुक्ति, ये कनाडा से लिया गया, और अपशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से आई हुई हैं। आयरलैंड से क्या है, डीएसपी डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया था, तो अपन ने डीपीएसपी लिए, नीति निर्देशक तत्व, और फिर उसके बाद क्या लिया था, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और ठीक है, उसकी पद्धति जो पूरी प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, आयरलैंड से। फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस से ले गए गणतंत्र की अवधारणा, जो गणतंत्र की अवधारणा ली। प्रस्तावना में कौन कौन से समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 शब्द फ्रांस के संविधान से लिए गए, जो प्रस्तावना में डली हुई। दक्षिण भारत अफ्रीका से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये साउथ अफ्रीका से आता है। प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है, तो संविधान का दर्शन, अमेरिका के संविधान से, ठीक है, प्रस्तावना को लिया गया। उद्देश्य, संकल्प से पारित से प्रभावित, उद्देश्य के मतलब उद्देश्य बोलते हैं इसको, नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में लाया गया। केवल एक बार संशोधन हुआ इसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये बस एक बार ही केवल एक बार ही इस प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी इसमें कौन कौन शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी, पीवाईक्यू कराते कराते ये हैबिट आ गई, क्वेश्चन सॉरी, उसके लिए कुछ चीज़ें पीवाईक्यू की जो लैंग्वेज आ रही है उसके लिए सॉरी, अवॉइड कीजिए, लेकिन आप इसको जरूर करिए। फिर 1900 संविधान दो, प्रस्तावना के तत्व। संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान तो स्रोत क्या है, भारत, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभु, तो हम भारत के लोग, ये अपना स्रोत है। तो संविधान के तत्व, तत्व में जो भारत, संविधान भारत की प्रकृति, तो भारत जो उसमें दो प्रस्तावना आप पढ़ लोगे तो पूरे आप जो संविधान है उसके बारे में एक नॉलेज मिल जाएगी। तो प्रस्तावना का इतना महत्व है। तो प्रकृति कैसी थी उसकी, भारत एक संप्रभु होगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, ये उसकी प्रकृति है प्रस्तावना की। और उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता और समता और बंधुत्व को बढ़ाना है। और लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान की लागू तिथि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, अब संप्रभु, संप्रभु का मतलब है भारत ना किसी के अन्य, भारत ना किसी अन्य या देश पर निर्भर और ना ही किसी का डोमिनियन होगा, और किसी विदेश की सीमा का अधिकरण भी कर सकता है, कि ऐसे किसी का सीमा है, किसी का कोई देश है अपने भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है, युद्ध के बाद, युद्ध के पहले पाकिस्तान अभी मिलना चाहता तो मिल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन देखो फ्यूचर में तो लगता ही है, जो हुआ देखा जाएगा। समाजवादी, समाजवादी क्या है, 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों के देखो डीपीएसपी की बात कहाँ होती है प्रस्तावना में, तो समाजवादी के रूप में समाजवादी लक्षण लाया गया डीपीएस में। लोकतांत्रिक समाजवाद, अब मार्क्सवादी और गांधीवाद का मिला जुला रूप है ये, ठीक है, समाज। और 1991 की आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाजवाद को लचीला बनाया। धर्मनिरपेक्ष, ये भी 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें सभी धर्मों का सम्मान और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होगा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्मों का सम्मान करेंगे सभी, और लेकिन भारत का कोई धर्म और संविधान का कोई धर्म नहीं होगा, ये भी याद रखना, सबका सम्मान करेंगे। भारत का धर्मनिरपेक्ष पश्चिम के धर्मनिरपेक्ष से अलग है, क्योंकि वहाँ एक पार्टिकुलर धर्म को बढ़ावा मिलता है, लेकिन अपने यहाँ सभी धर्म को लिए अलाउड है। फिर लोकतांत्रिक, तांत्रिक सर्वोच्च शक्ति जनता के पास, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है, भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव के जरिए ही सत्ता में आता है। गणतंत्र मतलब लोगों द्वारा अपन चुनते हैं लोगों को, फिर वो लोग अपन पर सरकार बनती है, सरकार द्वारा राष्ट्रपति बनता है, ऐसे ऐसे जो मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन, उसे अपन गणतंत्र कहते हैं। चुनाव 5 वर्ष, अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का क्या है अप्रत्यक्ष चुनाव है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन इनडायरेक्टली वो जनता ही सपोर्ट, जनता के द्वारा होता है माना जाता है। न्याय, न्याय कितने प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार। आर्थिक कारणों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा किसी से। राजनीतिक में हर व्यक्ति को राजनीतिक
राजनीति में समान अधिकार प्राप्त हैं और सामाजिक हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब स्वतंत्रता में आ जाओ। स्वतंत्र लोगों की गतिविधियों पर रोक टोक की अनुपस्थिति होगी, रोक टोक नहीं की जाएगी हैं। ये सारे अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के अंदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करो, जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अंदर ही होना है। अब समता का अधिकार। समता के अधिकार में क्या है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, ठीक है, सभी को समान माना जाएगा। कहने का मतलब बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे। ये समता के अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 14, 15, 16, 17, 15, 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल समता से संबंधित, समानता से। बंधुत्व, बंधुत्व किससे संबंधित है, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। एकल नागरिकता के लिए के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करना, ये अपना किसमें आर्टिकल में, अनुच्छेद का, अनुच्छेद 51A में, इसको याद रखना। अब प्रस्तावना का महत्व, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से थे, तो संविधान की जो मैं बोलता हूँ उसकी चाबी बोलते हैं, बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। अब महत्वपूर्ण पहलू, अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण पहलू। विधायी शक्तियों का स्रोत नहीं है और ना ही शक्ति को रोकता है, ये अपने प्रस्तावना में है और ये गैर न्यायोचित है। प्रस्तावना के से संबंधित विवाद, जो विवाद हुए थे, केस हुए थे, उनके बारे में सुनो, इम्पोर्टेंट है। बेरूवाड़ी संघ विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बेरूवाड़ी में बोला गया। केशवानंद भारती हुआ उसके बाद, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, व्याख्या दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या क्या किया कि व्याख्या को अस्वीकार कर दिया गया और कहा उसमें कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसे संशोधित भी किया जा सकता है। किसमें, केशवानंद भारती में। और फिर उसके बाद आया LIC ऑफ इंडिया बात 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भारत का एक आंतरिक हिस्सा है प्रस्तावना, प्रेम्बल। अब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और अब तो प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे क्रम बाई क्रम, चलते हैं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संविधान के भाग 1 में, 1 से लेके संविधान भाग 1 में 1 से लेके 4 तक क्या है पूरा डिटेल से बताते हैं। अनुच्छेद 1, देश का नाम, राज्यों के संघ, राज्य पद्धति का प्रकार, संघ, राज्य और भारत सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र के बारे में ये आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 2 में क्या है, संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। जैसे 1995 में एग्जाम्पल सिक्किम को शामिल किया गया था। अब अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण हुआ इसमें, और नए राज्य क्षेत्र को बढ़ाना, जैसे किसी राज्य की सीमा का बढ़ाना है तो वो अनुच्छेद 3 में है। नाम परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 3 में नाम का भी बदलाव कर सकती है, लेकिन संसद। फिर आ जाओ अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा, इसको याद रखना है अच्छे से। अब नेक्स्ट, राज्यों और क्षेत्रों का विकास, औपनिवेशिक स्थिति। भारत में ब्रिटिश शासन की सीमा, क्षेत्रीय सीमा, माउंटबेटन की योजना, देसी रियासतों का प्रावधान। इसमें क्या प्रावधान, दो सीधा है, दो क्या क्या इन्होंने उपनिवेशिक स्थिति में क्या हुआ, भारत में दो अपनी जो पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया, ब्रिटिश लोगों ने, उन्होंने सीमा का निर्धारण किया और माउंटबेटन योजना आई, उसमें देसी रियासतों का प्रावधान हुआ, भारत बना, पाकिस्तान बना और स्वतंत्र राज्य भी थे उसमें से कुछ, तो उनके बारे में। तो जैसे 549 रियासत भारत में शामिल की गई, उसमें 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें बाद में शामिल किया गया। वो कैसे किया गया वो भी देखते हैं। कश्मीर को कैसे किया गया, तो विलय पत्र द्वारा। कश्मीर के एक राजा हरी सिंह थे, तो पाकिस्तान ने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया, तो कश्मीर के पास ऑप्शन नहीं था, वो हिंदू राजा थे लेकिन वहाँ की जनता मुस्लिम थी, तो अचानक आक्रमण करने पर तो वहाँ के राजा ने अपने यहाँ के प्रधानमंत्री नेहरू जी से सहायता मांगी, और फिर नेहरू जी ने बोली सहायता तो करेंगे लेकिन आपको इस पर सिग्नेचर ना करना पड़ेगा कि आप भारत का हिस्सा में हो, तो उसे बोलते हैं विलय पत्र। फिर आया जूनागढ़ कैसे हुआ, जन्म संग्रह किया गया, वहाँ पे जनता के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप जनता डिसाइड करेगी जूनागढ़ किसके भारत के हिस्से में आएगा कि नहीं, तो वहाँ की जनता ने सपोर्ट किया भारत को और उसको जूनागढ़ को भारत का में शामिल कर लिया गया। अब जब हैदराबाद सबसे लास्ट में हुआ,
उसको कैसे किया गया? पुलिस की कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया। राज्यों के पुनर्गठन, अब इस समय धार आयोग है, धर आयोग क्या है? ये 1948 में है। इसमें भाषाई प्रांत तो अब उसके बाद राज्य बन गए। अब राज्य में लोग मांग करने लगे कि मेरा राज्य अलग बनाओ। जैसे आंध्र प्रदेश है, अपने भाषा के ऊपर मांगने लगे, मुझे भाषा के हिसाब से आंध्र प्रदेश राज्य की मांग करने लग गए। तो इसको मानना पड़ा था लेकिन सरकार को, क्योंकि बहुत जान बेबस कर दिया था वहाँ की, बहुत खतरनाक आंदोलन चलाया था। तो 1948 में भाषाई प्रांत आयोग, उसने रिपोर्ट दिसंबर 1948 को दी। उसमें क्या सिफारिश क्या की गई थी? भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक कारक पर महत्व दिया था। उसने बोला था कि भाषाई कारक के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, प्रशासनिक तौर पर एवं उसकी नीतियों के हिसाब से राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए। और उसके फिर इसको नहीं माना। फिर इसके बाद आया जेपीपी आयोग मतलब जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीताराम भैया। ये 3 सदस्य थे इसके जेपीपी आयोग के। इसका गठन हुआ 1948 में। इसमें रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आई। इसमें भाषाई कारक को अस्वीकार कर दिया गया कि भाषाई कारक के आधार पर राज्य बनाना सही नहीं होता है। ये भाषाई आधार पर बनाएंगे तो बहुत राज्यों का निर्माण हो सकता है, इसलिए जेपीपी आयोग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। फिर आया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या है? फजल अली थे अध्यक्ष, इस वजह से इसको बोले होते हैं फजल अली आयोग। ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ? 1953 में। रिपोर्ट इसने कब दी? 1956 में। तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया। लेकिन इसमें कौन कौन सदस्य थे? के.एम. पणिकर और एन कुंजरू। परिणाम क्या हुए इसके फजल अली आयोग के? इसके परिणाम 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए इस फजल अली आयोग के रिपोर्ट के बाद। फिर वर्तमान में एक नया केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है? अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसे यूटी बना दिया गया 2019 में है। वो वर्तमान में करंट अफेयर से रिलेटेड करते जाना, जगह छोड़ते जाना और उसको लिखते जाना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कमेंट में करो, अभी बताया मैंने। मौलिक अधिकार स्टार्टिंग करते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और निजी स्वतंत्रताओं के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 में कहा गया है। अब विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया, इसमें क्या है? तो इसका मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही रहेगी, पर जब न्यायपालिका इसकी भी समीक्षा करेगी तो कानून बनाने की प्रक्रिया के साथ कानून में क्या लिखा है उसकी भी समीक्षा करेगी। ये सम्यक प्रक्रिया का मतलब। अब आ जाओ नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता क्या है? नागरिकता व्यक्ति और राज्यों के बीच पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व पर आधारित संबंध, उसे बोलते हैं नागरिकता। भारत के नागरिकों को पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। विदेशियों को सभी नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। देखो, विदेशी मित्र हैं, उसको तो जो मित्र होता है, जिससे सीधा संपर्क 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक विदेशी मित्र और विदेशी शत्रु। शत्रु जिससे युद्ध चल रहा हो वो अपने विदेशी शत्रु होगा, जिससे युद्ध नहीं चल रहा वो अपना मित्र होगा। बात करें नागरिकता अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 29 और 30। ये और वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सार्वजनिक मामलों के लिए योग्य, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त, बाकी इनको छोड़कर सभी लोगों को प्राप्त है, विदेशियों को भी और नागरिकों को भी। ठीक है। भारत भाग 2 नागरिकता अधिनियम अनुच्छेद 5, इसमें संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणियों में के लोग भारत के निवासी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो वो 3 श्रेणी किस प्रकार हुई? जो भारत में जन्म लिया हो, माता पिता में से किसी भी एक का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। और आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, उसके माता पिता या दादा दादी अवैध रूप से भारत में पैदा हुआ हो, इस प्रकार भी नागरिकता मिल सकती है। इसमें 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी? एक 19 जुलाई 1938 से पूर्व पाकिस्तान में आ गए हों, या 19 जुलाई 1938 में या भारत आ गए हों। ये तारीख फिक्स कर दी गई है 19 जुलाई 1948 में। इसमें तुम पाकिस्तान में चले जाओ या भारत में चले जाओ, जहाँ चले जाओगे वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगी। ठीक है। फिर आ जाओ आर्टिकल 7, इसमें क्या है? जो व्यक्ति 1 मार्च 1947, तो अभी भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो आप अभी लेटेस्ट परिवर्तन को कमेंट में करें। तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से चले गए थे,
लेकिन बाद में भारत लौट कर आ गए। उनके लिए अनुच्छेद 7 है जिसमें उनको नागरिकता मिली है। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। जैसे भारत है, से बाहर रह रहे हैं विदेश बिजनेस के पर्पज से, तो उनको भी भारत की नागरिकता के लिए इस संबंध में जो आर्टिकल 8 बात करता है। अब आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में एकल नागरिकता की बात करते हैं कि आप यदि भारत की नागरिकता भी ले रहे हो, किसी और देश की लोगे, तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और मतलब दो नागरिकता नहीं ले सकते हो, भारत में एक नागरिकता का संबंध है। जैसे यूएसए में क्या सिस्टम है, ये आपको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ेगी और एक ये अमेरिका की राज्य नागरिकता लेनी पड़ेगी। ये भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। अनुच्छेद 10, इसमें अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी सभी कानून संसद बनाएगी। केवल संसद को ही अधिकार है नागरिकता संबंधी से कोई भी कानून बनाएगी। तो अब अनुच्छेद 11 में क्या है? इसके अनुसार नागरिकता संबंधी कानून संसद ही बनाती है, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 बना हुआ है। अब वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या है? वंश के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति या भारत के नागरिक यदि उसके पिता का जन्म उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों। देखो, कहने का मतलब यह है कि आप बाहर पैदा हुए, लेकिन आपके भारत के बाहर पैदा हुआ वो व्यक्ति या भारत का नागरिक यदि उसके पिता का जन्म के समय भारत के नागरिक हों, जैसे पापा की नागरिकता इंडियन है और आप भारत के बाहर पैदा हुए, विदेश में पैदा हुए, तो आपको इसके आधार पर भी, वंश के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती थी। और 10 दिसंबर को या उसके बाद, अब उसके बाद 3 दिन पहले कौन सा, 26 जनवरी फिर 10 दिसंबर, उसमें क्या हुआ? भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति, भारत का नागरिक यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिकता हो, माता हो या पिता में, मम्मी हो या पापा हो, दोनों में से किसी के पास भारत की नागरिकता एक, तो वो भी अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकता है भारत की। फिर 3 दिसंबर में क्या हुआ? तो 3 दिसंबर उसके बाद क्या हुआ कि पासपोर्ट की घोषणा कर दी गई, पासपोर्ट की घोषणा कर दी गई। पंजीकरण की अंतिम तिथि केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई थी। फिर पंजीकरण द्वारा यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन से पहले 7 साल तक भारत का निवासी हो, तो उसको उस आधार पर भी मिल सकती है, सामान्य निवासी रह रहा हो। फिर आ जाओ नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें क्या है? इसमें ये 2 प्रकार का है। पहला है नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और दूसरा है नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया। तो 1955 जो अभी बना हुआ है संसद द्वारा, इसमें संशोधन किया गया था। केवल संसद ही कर सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया में मैंने आपको बताई, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, किसी विदेशी किसी क्षेत्र को मिलाने पर, जैसे सिक्किम है, सिक्किम को अपने क्षेत्र में बुला लिया भारत के क्षेत्र में, तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं अपने भारत के सदस्य हो गए। और नागरिकता समाप्त करने की स्वच्छ, यदि आप कहीं और की नागरिकता ले लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। वंचित, यदि आपने कोई ऐसा घिनौना काम कर दिया, कोई कुछ कर दिया, तो उससे भी आपकी नागरिकता जो खत्म हो सकती है। जन्म के द्वारा 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987 में भारत में पैदा हुआ व्यक्ति का जन्म से भारत का नागरिक, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। तो कहने का मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 भारत के अंदर पैदा हो गए तो उसके हिसाब से भी नागरिकता मिल जाएगी। माता पिता कहीं की भी हो, कोई भी नागरिकता प्राप्त करो, इंग्लैंड यूएसए। फिर आ जाओ 1 जुलाई 1987 या उसके बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ये 1 जुलाई 1987 को कहा गया। और 3 दिसंबर को उसके बाद का क्या था कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या बच्चे के जन्म के समय कोई अवैध प्रवासी ना हो, उसके आधार पर किया जा सकता था। अब देशीकरण द्वारा कैसे? यदि कोई व्यक्ति पिछले 12 महीने और 14 वर्ष से कम 11 वर्षों तक भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार की नौकरी में हो, इसको ही होता है IFS लोग हैं, तो आप बाहर जॉब कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता थोड़ी हट जाएगी, क्योंकि वो तो जॉब कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था, देशीकरण द्वारा, देश के द्वारा भेजे गए हो आप, तो आपकी नागरिकता खतरे में नहीं आएगी। 14 साल से भी ज़्यादा, कम से कम 11 वर्षों में बाहर से बाहर रह रहे हो, तो क्या होता है कि 7 साल से अपने यहाँ 7 साल से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति रहे तो उसको भी नागरिकता मिल सकती है। ऐसे आप 11 साल से हो तो खत्म भी हो जाएगी कोई अन्य व्यक्ति है, लेकिन जो अपने देशीकरण द्वारा भेजा जाएगा उसको भी खत्म नहीं होगी। किसी विदेशी क्षेत्र को मिलाने पर यदि विदेशी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत द्वारा वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम जो आपको बताइए, नागरिकता समाप्ति कैसे होती थी? त्याग दे सकते हो, नागरिकता अपनी त्याग सकते हो। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता को जो पूर्ण आयु और उसकी क्षमता मतलब 18 वर्ष से ऊपर अपनी इच्छा से नागरिकता त्याग सकता है, समापन दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। वंचित किस प्रकार किया जाएगा, इसको समझो। तो भारत सरकार का नागरिक ले सकती है यदि नागरिक संविधान
नागरिकता, संविधान का अपमान ना करे, धोखे से नागरिकता प्राप्त कर ले, युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ व्यापार कर रहा हो या मिला हो या संचार करे, इसे उसको वंचित कर सकते हैं। पंजीकरण या देशीकरण से 5 साल के भीतर 2 साल की सजा मिली हो, तो कहने का मतलब है कि तुम 5 साल से कहीं किसी विदेश में बाहर रह रहे हो, उसमें तुम्हें 2 साल की सजा मिल गई, तो आपकी नागरिकता को हटा सकते हैं। टोटल 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो कोई भी व्यक्ति, जैसे देशीकरण में 11-14 साल से बाहर भी रह रहे हो, लेकिन तुम IFS हो, सरकार के द्वारा काम कर रहे हो, देशीकरण के द्वारा रह रहे हो, इस वजह से आपकी नागरिकता समाप्त नहीं कर रहे, लेकिन इसमें वंचित कर सकते हैं जो भारत के से नहीं अपनी मर्जी से रह रहे हो, किसी से बिना पूछ के रह रहे हो, भारत में हो ही नहीं 7 साल से, तो आपकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। एकल नागरिकता क्या है? राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। जैसे USA में राज्य की अलग होती है, देश की अलग होती है। भारत की समुद्री क्षेत्रीय नागरिकता OCI, तो LM सिंधवी कमेटी के लिए इसका निर्माण हुआ, LM कमेटी का गठन हुआ इसके लिए। इसमें क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन और PIOS को दोहरी नागरिकता दी जाए, ठीक है, ये इसमें कहा गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, तो 16 नामांकन देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी नागरिकता, भारत की नागरिकता दी गई। जो विदेशी मूल में जो भारत के नागरिक होते हैं उनको भी नागरिकता देने की सिफारिश की गई थी, इसमें बात की गई। नागरिकता अधिनियम 2015, इसमें क्या बात कही गई? इसमें भारतीय मूल के कर्तव्य PIO कार्ड योजना और OCI कार्ड योजना को मिलाकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक एक नई योजना शुरू की गई। अब ये किसके लिए की गई? आपको जैसे कोई विदेश में रह रहा हो, अब भारत में व्यापार, उस विदेश में व्यापार कर रहा हो, तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, PIO और OCI ये कार्ड दोनों चलाएगा उनके लोगों के लिए। OCI क्या है? OCI आजीवन बीमा है, वीजा होता है कि आपको तो कहीं विदेश जाना तो वीजा बनवाना पड़ता है, तो आजीवन बीमा है कि आपको परमानेंट वीजा बना रहेगा। पुलिस के अधिकारियों को विशेष रूप से रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है इसमें। OCI का अधिकार नहीं, OCI का अधिकार कौन कौन से अधिकार नहीं है? तो सार्वजनिक रोजगार का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते ये लोग, वोटिंग का अधिकार नहीं होता, और पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज। तो OCI मतलब है कि विदेश के जो लोग भारत में बिजनेस खोले हों उन लोगों के लिए। PIO तो जिसमें जिनके पास भारत का पासपोर्ट हो, वह तो इसमें कुछ नए संबंधित कानून भी जोड़े गए हैं कि जैसे जो कुछ लोग होते हैं जो विदेश में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं, उनके लिए छूट दी गई। उनका पहले फीडबैक चेक किया जाएगा कि इसमें कोई गतिविधियों में गलत या पाए नहीं जाएँ बस, तो उनके लिए सुविधा है कि आप उनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, सीधा उनको आने जाने में कम प्रॉब्लम होगी। ये वर्तमान में कर दिया गया उन लोगों की। अब उसका कमेंट में करो क्या है। उनके पास या दादा दादी 1935 से पूर्व भारत के नागरिक हों, इन्हें भारत की यात्रा के लिए अलग से वीज़ा नहीं लेनी पड़ती, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका को छोड़कर। लेकिन ठीक है, नागरिकता अधिनियम 2019, तो 31 दिसंबर 1914 को या उससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाइयों से अप्रवासी नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि 2019 में एक संशोधन हुआ फिर से, तो उसमें सीधा कहा जितने लोग भारत में आ चुके हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, घुसपैठी बोलते हैं उनको, तो उन लोगों को अब बाहर नहीं जाएगा, उनको नागरिकता दे दी जाए। कहने का मतलब है। अब विवाद क्या हुआ? विवाद के कारण सुनो, ये जरूरी है मेंस के लिए और PT के लिए भी बनता है। यह धर्म विशेष के खिलाफ है। अनुच्छेद 14 के सभी नागरिकों का कानून के समक्ष समानता देता है। 1985 असम समझौता के पीछे से हटने के एक कदम के रूप में देख रहे हैं, और OCI कार्ड धारक पंजीकरण को रद्द का एक नया आधार केंद्र बनाया, और तथा उसको विवेकाधिकार का दायरा बढ़ाया गया इसके में, और कुछ नहीं, मतलब स्वयं विवेकाधिकार का दायरा बढ़ा दिया गया। अब मौलिक कर्तव्य जो मैंने टॉपिक है इसको जरूर करते हैं। इसमें क्या है, इसमें मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ लेकिन खत्म नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, इसको याद रखना। संविधान कौन से भाग 3 में? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक कर्तव्य जी कहाँ से लिए गए? तो जो अपने अमेरिका से के संविधान से प्रभावित है, मतलब ये है। मैं भारत को मैग्ना कार्टा भी की संज्ञा दी गई है मौलिक अधिकार को। मूल अधिकार संविधान द्वारा गारंटी तथा सुरक्षा, जिन्हें मूल अधिकार बोलते हैं, व्यक्ति के चरमुखी विकास के लिए बनाए गए हैं। केवल मौलिक अधिकार हैं जो अपन सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में आप चुनौती दे सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। इस चीज़ को याद रख लो बस। TPSP, फंडा मौलिक कर्तव्य, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट को में केस नहीं कर सकते। अलग अलग तरह के अधिकार, जैसे प्राकृतिक जीवन का अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी अधिकार, कानून द्वारा सुरक्षा, संवैधानिक, मूल अधिकार और अनधिकार, संविधान द्वारा सुरक्षित, जो मौलिक अधिकार। अब लिखित और अलिखित।
तो लिखित संविधान क्या होता है? एकल दस्तावेज में लिखा, जैसे भारत और अमेरिका का लिखित संविधान है। अलिखित संविधान मतलब होता है एकल दस्तावेज में नहीं लिखा गया है, लिखित मतलब लिखा नहीं गया, जैसे यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, इनका संविधान लिखा हुआ संविधान नहीं है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल कर्तव्य हैं, तो आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा बाद में। पहले इसको देखो, समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार, कहाँ से है? 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये कहाँ से? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने कोई सा भी धर्म आप मानो, आपकी स्वतंत्रता है, 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कि आप अपनी संस्कृति की रक्षा भी कर सकते हो, या आप आर्टिकल आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, जो कि मौलिक कर्तव्य में आता है, 29 से लेकर 30। संपत्ति का अधिकार किसमें? 31 में। और ये आपको कौन सा हटा गया है वो आप कमेंट में करो, जैसे याद करना है। एस एस एस, धर्म डी, फिर एस एस, शुरू में 3 एस, फिर टोटल 5 एस हैं, 3 2 5। यहाँ आपको एस 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 डी एस एस, इसको याद करने के लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो पहले इस एक कहानी बनती है, जैसे समानता मिली आप लोगों को, समानता मिल जाएगी, फिर समानता अपने एक राज्य है, अपना देश है, तो उसमें समानता मिल गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अब लोग काम करेंगे, समान काम, समानता का अधिकार मिल गया, सब जॉब करेंगे, तो उसमें स्वतंत्रता भी मिलेगी कि आप अपनी इच्छा से जॉब कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अब उसमें शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन तो शोषण तीसरे नंबर पे आ गया। तो कोई कंपनी है तो सबको समानता देंगी, फिर उसमें स्वतंत्रता देंगे। स्वतंत्रता क्यों देंगे? किसी कि छोड़ जाए, कर जाए, जबरदस्ती नहीं कराना किसी को, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर उसका किसी का शोषण नहीं हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार रखेंगे। फिर उसके बाद अब कोई उसमें हर प्रकार के नागरिक हैं, तो अपने अपने धर्म होगा, तो उसमें धर्म की स्वतंत्रता दी, आप किसी भी धर्म को मानो, लेकिन आपको तो कंपनी में काम करने से मतलब है, आपको स्वतंत्रता है वो। फिर धर्म की स्वतंत्रता चौथे नंबर पर आ गई। अब किसी की हर किसी धर्म में संस्कृति भी होती है, शिक्षा भी होती है, अब तो उसमें संस्कृति शिक्षा की भी संबंधित अधिकार देने पड़ेंगे। अब सब काम हो गया, तो अब लास्ट में सैलरी आएगी, सैलरी के बाद तो अपना संपत्ति का अधिकार, लास्ट अनुच्छेद 31। ऐसे याद करना है, ये ट्रिक है। ये तो किसी चीज़ को रिलेटेड करके याद रखोगे तो लंबे टाइम तक याद रहती है। शॉर्ट टर्म में आप याद करोगे लेकिन भूल जाओगे, इसीलिए हमेशा जितने भी टीचर्स हैं, टॉपर्स हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज़ याद रखने के लिए वो किसी भी चीज़ से लिंक बना देते हैं, जिससे आगे टाइम तक याद रहता है। लिंक करके हमेशा पढ़ोगे तो ज़िंदगी में ज़्यादा याद रहेगा। मौलिक कर्तव्य का मतलब है जिसको आप चुनाव में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हो, मतलब केस कर सकते हो, यदि आपके मौलिक कर्तव्यों अधिकारों का हनन होता है। सॉरी, कर्तव्य का नहीं, ओनली मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसका आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हो, और कुछ नहीं इसके अलावा। बाकी चीज़ में DPSP है, कर्तव्य, इन पर केस करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। यदि आपका इन चीज़ों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो मौलिक अधिकार की विशेषता तो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर रहेगा 16, 19, 29, 30। सिर्फ नागरिकों का मतलब यहाँ से सिर्फ जो भारतीय हैं केवल, विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब था कि सिर्फ नागरिकों को, ओनली इंडियंस पीपल। 15, 16, 19, 29, 30। कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए, बाकी जो कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है, असीमित नहीं है, बाध्य योग्य है, लेकिन राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। कुछ नकारात्मक विशेषताएं होती हैं, देखो सब चीज़ें ऐसे DPSP में पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, तो ये नकारात्मक विशेषताएं भी हैं। ये राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। किस वजह से नेगेटिव है? तो ये राज्य के अधिकार को सीमित करते हैं। कुछ सकारात्मक विशेषताएं भी हैं, व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की, रहने की, खाने की, धर्म की, तो ये पॉजिटिव है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे मैंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये स्थायी नहीं होते, ये स्थायी नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबन किया जा सकता है इनका, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें सिर्फ 2 आर्टिकल को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल का आपको निलंबन हो जाता है, सभी आर्टिकल हटा जाते हैं। आपातकाल कहाँ से लिए थे? मैंने जैसे बताया था अगली क्लास में, जर्मनी से। तो जर्मनी से जो आपातकाल है उसमें यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम, कि ऐसे आपको आपातकाल लग गया। तो कौन कौन से आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रपति शासन, युद्ध के समय कोई कुछ हो जाए तो आपातकाल लग जाता है, महामारी या कुछ कोविड-19 उस समय भी लग जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़कर बाकी आपको सब आर्टिकल का हनन हो जाता है, उसमें छीन लिए जाते हैं। देखो जैसे कोविड-19 के समय आपको बाहर निकलने के लिए स्वतंत्रता नहीं थी, तो
तो इस प्रकार एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, अभी कुछ सालों के पहलू का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मिनट, आपको लाइट तो नहीं पड़ रही है ना? लाइट पड़ रही है शायद। हाँ, अब लाइट नहीं आएगी आपको। अब क्या है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग, राज्य में क्या क्या शामिल है? तो राज्य है ना, उसमें क्या क्या शामिल होगी? संघ सरकार, राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधायिका, सभी स्थानीय एवं अन्य अधिकारी तथा भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में, उसमें बोलेंगे राज्य। ये राज्य शब्द इसमें शामिल है। अब सुप्रीम ऐसे आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 12 में संबंध में अब केस हुआ था एक, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब 1981 में हुआ था। कोर्ट ने बताया कि अगर किसी शेयर पूंजी सरकार के पास है, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब 1981 में केस हुआ था, जिसमें बताया था, कोर्ट ने बताया कि अगर किसी शेयर पूंजी सरकार के पास है तो यह निगम सरकार का साधन होगा आदि, इसके बारे में कुछ बातें हुई थी। तो ये इसके पास केस हुआ था। और इसके अलावा एक केस और हुआ था, तो ये आर्टिकल 12 से संबंधित है कि जी टेली फिल्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005। और एक और केस हुआ था न्यायपालिका बनाम राज्य। और फिर 2 केस और हुए थे, एक हुआ था रूपक अशोक हुर्राबाद और रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य 2015 में। तो ये अपने किससे संबंधित है? आर्टिकल 12 से। अब आर्टिकल 13 में क्या है? तो आर्टिकल 13 में अपना है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी। कहने का मतलब सिंपल है कि कोई भी मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा या कोई कानून बनेगा या कुछ भी होगा तो उनको शून्य हो जाएंगे, उनके मूल अधिकारों के आगे वो, ठीक है, जीरो हो जाएगी वैल्यू उनकी, ठीक है। तो मूल अधिकारों को असंगत करे या उन पर अल्पीकरण हो तो मूल अधिकारों का कम हो, मतलब अल्पीकरण मतलब कम करती हो, तो उन विधियों को शून्य घोषित किया जाएगा। ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। आर्टिकल 13(2) में ये दिया हुआ है। आर्टिकल अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट शक्ति मुद्दे तो मूल देश में क्या, और 226 में हाई कोर्ट शक्ति मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करता है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी अपने उल्लंघन हो तो वो अवैध घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट है अपना 226 और अपना है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें समीक्षा, न्यायिक समीक्षा क्या है, माइंड में आता होगा। तो न्यायिक समीक्षा, यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून या संविधान के अनुसार नहीं है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे बोलते हैं न्यायिक समीक्षा करना। कोई कानून बना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार तो अपन सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके दे, तो उसकी समीक्षा करेगा कि हाँ यदि रियल में हो रहा है तो उसे शून्य घोषित कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे। तो उसको बोलते हैं अपन न्यायिक समीक्षा, कि आपको किसी चीज़ की समीक्षा चेक करना कि सही है कि नहीं, संविधान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 14। इसमें क्या है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष समानता प्राप्त, विधि के समक्ष जो भी होगा, किसी को ऊंचा नहीं समझाएगा, निम्न नहीं समझाएगा, गरीब नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, समान सब से समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, सभी को समान समझेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी, सब पर लागू है, ठीक है, आर्टिकल 40। अब नेक्स्ट है विधि की समक्ष समता या समानता क्या है भाई? तो विधि की समक्ष समता या समानता है कि अंग्रेजी संविधान नकारात्मक धारणा होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं है, कोई व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई जो विधि की समक्ष समानता सबको है, अब विधि के दो अब कोई भी चीज़ है तो, लेकिन जो कानून में लिखा है, तो संविधान इज सुप्रीम,
कहने का मतलब यहाँ पर व्यक्तियों को संविधान से ऊपर नहीं है, इस चीज़ कहने का मतलब ये है। सभी वर्ग कानून के अधीन और न्यायालयों के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। कोई भी वर्ग का व्यक्ति उनके न्यायालय के और न्यायालयों के अधिकारिता के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाइए तो इसमें क्या है, विधियों के समान संरक्षण। अमेरिका का संविधान है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। तो इसमें क्या है, ये सकारात्मक धारणा का है, नेगेटिव है। इसमें थोड़ा नेगेटिव जैसी फीलिंग आ रही थी आपको, इसमें पॉजिटिव फीलिंग क्यों आ गई? इसमें क्या है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे कोई हाई क्लास व्यक्ति है कहने का मतलब, तो उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते हो आप लोग, इस टाइप का। कोई निम्न व्यक्ति का है, आजकल के लोग जो मूर्ख लोग हैं वैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ। समान स्थिति, देखो समान लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, और समान स्थिति में रहते लोगों के साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। ये हो गया अपना विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट अपवाद। अब क्या है इसमें, एक अपवाद है। तो इसमें अपवाद है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार से क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती। यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है तो, या राज्यपाल है, तो उनके विरुद्ध वो अब प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, तो उनके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस नहीं कर सकते आप, तब तक वो अपने पद पे हैं। उसके बाद कर सकते हो, पद के बाद क्या नहीं। अब आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 क्या है? इस आर्टिकल में 5 चीज़ें हैं: धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, या इसमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव राज्य नहीं करेगी, राज्य मतलब यहाँ से देश की बात समझ के चलो कि कोई देश भेदभाव नहीं करेगा आपके साथ। किस जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। ये आर्टिकल 15 है। अब आर्टिकल 15(2) में क्या है, किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 3 क्या है, महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकती है। ऐसे स्पेशल है, बच्चों के छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सरकार, महिलाओं के लिए सरकार प्रबंध कर सकती है। जैसे महिला पुलिस चल रही है आजकल, और टॉयलेट की व्यवस्था कर सकती है, कानून बना सकती है, योजना बना सकती है। आप देख सकते हो कितनी है, PM जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी सुविधाएं कर सकती है, विशेष उपबंध कर सकती है उनके लिए, छूट दे सकती है, आरक्षण दे सकती है, तो ये कर सकती है सरकार। 15(4) क्या है, 15(4) में है कि सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए उपबंध। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 15(5) क्या है। 15(5) में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में छूट। और 15(6) में क्या है, आर्थिक रूप से दुर्लभ वर्ग के लिए उपबंध किया गया। और आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। 16(1) में क्या है, राज्य के अधीन नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता। और 16(2) में क्या है, राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 16(3) में क्या है, 16(3) में है संसद चाहे तो निवास की स्थिति को नियोजन के लिए एक शर्त के रूप में भी बना सकता है, जैसे केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निवास के स्थान के आधार पर नियोजन। ठीक है, इस प्रकार। अब 16(4) में क्या है, पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध कर सकती है। 16(5) में क्या है, थोड़ा आपको आवाज़ आ रहा होगा डॉग का, क्योंकि अब रात का टाइम होता, तो रात के टाइम में अभी क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो देख लेते हैं कितना बज रहा है। हाँ, अभी 12 ही बज रहे हैं। तो डॉग इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं दिल्ली के, तो मैं गेट लगा के आता हूँ थोड़ा। हाँ, आर्टिकल के बाद आप किस पे, आर्टिकल 5, आर्टिकल 16(5) में क्या है, किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कार्यालय के लिए कानून। कोई अब धार्मिक संस्था बना, उसके लिए कानून बनाना जरूरी है ना। आजकल धार्मिक रूप में बहुत दंगे हो रहे हैं। 16(6) में क्या है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए सरकारी नौकरी व उनके आरक्षण का प्रावधान। जैसे जनजाति है,
ST SC लोगों के लिए अपनी आरक्षण ज़्यादा है, OBC के लिए उससे कम आरक्षण है, ST और जो जनरल है उनके लिए सबसे थोड़ा और कम है। इस प्रकार मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग अनुच्छेद 340 में समाज के पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच और उन्नति के लिए सुझाव देना, ये मंडल आयोग का काम। ठीक है, आर्टिकल 340 वर्ष 1976 सॉरी 1979 तो 1989 में मोरारजी देसाई सरकार ने किया इसके लिए काम। फिर उसके बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग OBC आयोग आया, फिर और इसके अध्यक्ष कौन थे? PV मंडल थे, इसलिए मंडल आयोग बोलते हैं उसे। अब महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में मंडल के केस के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसमें निर्णय था कि कुल आरक्षण पर 50% की सीमा तय और कैरी फॉलो की अनुमति दी गई। मतलब कहने का मतलब है कि आपको 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, 50% आरक्षण जाना नहीं होगा। कैरी फॉलो मतलब होता है कि ऐसे आपकी कोई वैकेंसी बच गई इस साल, ऐसे ST SC के लिए 100 वैकेंसी निकली, तो उसमें 100 वैकेंसी निकली तो उसमें से आपने 50 वैकेंसी भरी, तो 50 फिर आगे जुड़ जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। वो किसी और के लिए नहीं होंगे, उन्हीं के लिए रहेंगी, वो कैरी आगे उसी में ऐड हो जाएंगी। ये होता है कैरी फॉरवर्ड। अब इसमें आ जाओ, M नागराज बनाम भारत संघ 2006, ये भी इसकी सही संबंधित है। और एक और केस और है कि जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 केस, ये इनसे संबंधित केस थे। अब अप्रसर का अंतर मतलब अप्रसरता मतलब छुआछूत, ये अपना छुआछूत शब्द अच्छा नहीं होता, इसलिए इसके स्थान पर सरकार ने संविधान में अप्रसरता का शब्द यूज करते हैं। तो ये कैसे संबंधित है? आर्टिकल 17 तो याद करने का तरीका बताऊँ। 17 खतरा। अब तुम छुआछूत करोगे तो आपके लिए खतरा है भाई, छुआछूत नहीं करनी चाहिए। भगवान ने नहीं करी तो आप कौन होता? तो इससे याद करो। अप्रसरता मतलब होता है कि अप्रसर शब्द का ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित किया हुआ है। अप्रसरता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना या कानून के लिए अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, छुआछूत करोगे, अप्रसरता फैलाओगे तो उसके दंडनीय अपराध माना जाएगा। उपाधियों का अंत किसमें? आर्टिकल 16-18 में, ये जरूरी है। जैसे महाराजा धीराज, राजा के राजा महाराजा दिनकर राव, तो ऐसी जो भी उपाधियां हैं उनका अंत कर दिया गया कि आपको भारत रत्न लगा है तो आप पीछे लगा रहे हो ए नाम, इसके पीछे भारत रत्न का शब्द जोड़ रहे हो, तो भाई ये चीज़ नहीं कर सकते हो। जो कोई भी आपको उपाधि मिली उसका आप नाम के आगे जोड़ नहीं सकते हो, ये उपाधियों का अंत है। राज्य सरकार किसी भी उपाधि को प्रदान करने से रोकता है। कोई भी व्यक्ति नागरिक किसी भी विदेशी राज्य के किसी भी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा, उसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, कर सकते हो। ठीक है, भारत रत्न या पद्म भूषण का शैक्षणिक उत्कर्षता के लिए होता है। जैसे प्रश्न आया था इसमें, ये प्रश्न आपको करना है कि भारत के संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है और इन अधिकारों की विशेषता क्या है और व्याख्या करें। ये आपको लिखना है 200 वर्ड्स में। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक। तो 19(1)(a) में क्या है? वाणी एवं अभिव्यक्ति, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आ जाओ 19(1)(b) में क्या है? सभा की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक, लेकिन सभा की स्वतंत्रता है, आप कोई भी सभा बना सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक। और 19(1)(c) में क्या है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19(1)(d) में क्या है कि राज्य क्षेत्र में सर्वत्र बिना रोक टोक के घूमने की, संचरण मतलब घूमने की। और 19(e) में क्या है? निवास करने की, कि किसी भी स्थान पर आप निवास कर सकते हो भारत की सीमा के अंदर। 19(g) है पेशा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आपको दिख रहा था ना, तो फिर से बता देते हैं। 19(c) है संगठन, C मतलब संगठन, सा से, D से राज्य क्षेत्र के सर्वत्र रोक टोक के बिना संचरण करने में, मतलब घूम सकते हो आप कहीं भी, दिल्ली मुंबई, D से दिल्ली मुंबई कहीं भी घूम सकते हो। E से निवास करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी कि भारत की सीमा के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हो, इधर उधर। E से इधर उधर। G से पेशा, ये हो गया 19(1)(g) से। नेक्स्ट में 19(f) तो 19(1)(f) में क्या है कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है इसे भारतीयों के नागरिकों के लिए। ठीक है, अब F में क्या था? एक कमेंट में करो, इसमें था संपत्ति का, इस वजह से। फिर आ जाइए अनुच्छेद 20, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी है नहीं ठहराया, 19 इसमें दो सिद्धि से अपराध मतलब दो सिद्धि से बचावने के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए किए जाने के अपराध
के जाने के समय अपराध नहीं था। मतलब कहने का मतलब था अभी कि एक बोल नहीं सकते इस पे, एक रेप हुआ था तो उसमें ना कि नाबालिग ने किया था, बच्चे की उम्र लड़के की उम्र 18 प्लस नहीं थी, तो उसे सज़ा नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई थी? क्योंकि उसकी एज नहीं हुई थी, संविधान में लिखा नहीं था। तो उस वजह से उसे उस समय के, फिर उसके बाद नियम में संशोधन हुआ, फिर उसमें बाद में उसे फांसी की सज़ा के लिए बना दिया गया कानून। उसके उसे अपराध के समय हुए कानून के आधार पर ही सज़ा मिलेगी, और इसके बाद एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी कि एक दो आप 100 लोगों को मारो तब भी फांसी होगी, एक लोगों को मारो तब भी फांसी होगी। कहने का मतलब ये है अपने विरुद्ध अभियुक्ति साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ मौलिक अधिकार में। अब नेक्स्ट है जो आप बता रहे थे कि जो 19 और 20 और 21 जो आपातकाल के समय क्यों नहीं हटते, इस वजह से। ठीक है, अब आ जाओ 21, ये भी आपातकाल में नहीं हटता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपको मतलब वंचित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता उसके बारे में। अब इसमें एक चीज़ और देखो, आर्टिकल 14 मैंने बताया आपको, 19 बनाया और 21 बनाया, ये मिलके एक त्रिकोण बनाते हैं ऐसा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्वर्ण गोल्डन गोल्डन स्वर्ण त्रिकोण। ठीक है, नेक्स्ट, आपातकाल के समय निलंबित नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। गोपालन मामले में 1950 के उच्चतम न्यायालय के ने अनुच्छेद 21 को सूक्ष्म व्याख्या की है। राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर कोई कानूनी आधार रोक नहीं सकता, आधार पर रोक सकता है। तो राज्य में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आधार पर कानूनी आधार पर रोक सकता है। इस कानूनी आधार पर मतलब कोई कानून है उसके आधार पर रोक सकते हो, वैसे नहीं रोक सकते। कहने का मतलब है मेनका गांधी इसमें गोपाल मामले में अपने फैसले को पलट दिया। इसमें क्या है कि न्यायालय ने कहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। भैया कानून होगा तो हम तो कोई कानून की वजह से तुम उल्लंघन करो उसकी वजह से रोका जा सकता है, वैसे नहीं। अब जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति कोमा में चला गया 10-20 साल से, डॉक्टर ने पूरी काउंसलिंग ने उसकी एक डॉक्टर की सभा ने सीधा मना कर दिया कि ये जी नहीं सकता है आगे भी, तो वो मशीनों से जी रहा है, तो आप इसको आप इसकी मशीन खींच सकते हो। आप इस मतलब कि मशीन किसी की तो ख़त्म हो जाएगा वो, तो आप खींच सकते हो कि 10-20 साल से हो गया, अब डॉक्टर आगे भी बता रहे नहीं हो सकता, वो कोई चांस नहीं है आगे सही होने के, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। विदेश में यात्रा करने का अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत। आर्टिकल अनुच्छेद 21 के का मतलब है 21 है, इसमें क्या 6 से 14 तक के सभी उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में हुआ था। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांतों को बदलता है। तपस मंजूमदार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था ये। अनुच्छेद 22, इसमें क्या है कि 22 में, अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निषेध से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से निषेध एवं संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब कैसे? ये तो हिरासत दो तरह की होती है, एक दंड विषय और निवारक। अब इसमें क्या होता है, इसमें है कि एक व्यक्ति को जिसने अपराध स्वीकार किया है उसे 24 घंटे में यात्रा के समय मिलाकर, यदि ऐसा नहीं है कि तुम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए तो आपका उसमें टाइम लग गया कि 24 घंटे में आप चलने में टाइम लग गया, 24 घंटे के समय उसको किसी भी न्यायिक अधिकारी के सामने उपस्थित करना है। 24 घंटे में यात्रा के समय मिलाकर पेश करने का अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं है, लेकिन ये ओनली भारतीयों को है। ठीक है, अब निवारक, बिना सुनवाई के अदालत में दोषी तथा नागरिकों और विदेशियों दोनों को 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में। निवारक मतलब आपको निवारक समझ लो, कहने का मतलब आपको बिना पूछे आपको ले लेगी, पुलिस उठा लेगी। अब वो आपसे पूछताछ करेगी, वो बिना पूछे आपको गिरफ्तार कर लिया किसी ने, तो वो अब 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन ये नागरिक और विदेश दोनों के लिए है। प्रिवेंशन डिटेंशन बोलते हैं उसे। निवारक निरोध कानून, तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 और 1969 में में ठीक हुआ था ये। और फिर इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 और स्वापक औषधि और मरूम प्रभावी पदार्थ व्यापार अधिनियम, जैसे PITNDPSA कहा जाता है, 1988 आदि ये केस थे इसके निवारक प्रिवेंशन डिटेंशन के कानून, निरोध कानून के लिए। अब इसमें क्या है क्वेश्चन आपको, तो भारत संविधान अपने नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के
ही समान सुरक्षा दोनों की गारंटी कैसे देता है, उदाहरण से समझाइए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इतने जो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, बहुत डिटेल से बताऊंगा। इसको अभी यहाँ पर बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बालाश्रम और इसी प्रकार के अन्य बालाश्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। इसका उल्लंघन दंडनीय होगा। नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद 23 इसमें सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि के लिए राज्य को अनुमति देता है। अनुच्छेद 24 खाद्यान्नों, कारखानों आदि में बालकों के काम करने से प्रतिषेध या निषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध। बाल श्रम और संशोधन का अधिनियम 2016 आया और बाल श्रम अधिनियम 1986 संशोधित कर नियम है इसके तहत, ठीक, बाल श्रम के लिए प्रति। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण धर्म को अबाध्य रूप से मानना या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म मानने का स्वतंत्रता, ये दो प्रकार। और इसके बाद आचरण का अधिकार, प्रसार का अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है, कोई भी धर्म। अब आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करती है, रक्षा। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में किसी व्यक्ति को कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसकी आय या उपभोग किसी भी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार एवं रखरखाव होने वाले खर्चों का भुगतान के लिए किया जाता हो, ठीक है। जैसे आप ट्रस्ट है उसमें पैसे देते हो तो आपका उससे सरकार कुछ नहीं कर सकती उस मैसेज। अनुच्छेद 28 राजनीति से पोषित किसी भी शिक्षा संस्था को कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए तब तक। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 28 में राजनीति से पोषित किसी भी शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। तो कहने का मतलब है कि किसी धर्म से ऐसे कोई संस्थान है, धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दी जाएगी उसमें। ऐसे उसमें राज्य सपोर्ट नहीं करेगा। राजनीति जिसमें सरकार सपोर्ट करेगी, सरकार इनकम देगी किसी भी धर्म स्कूल में, तो वो उसमें सभी प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, साइंस, बायोलॉजी, गणित, इस प्रकार की, ठीक, जिसमें आपका भविष्य सुधरे और तरक्की करें, जॉब में लगे, ना कि धर्म की, ठीक है। इसमें केस आया था गुरु शिखर, इसमें केस आया था सिरूर मठ केस। धार्मिक संपदा शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में भारत किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को किसी भी अनुभाग या जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को शोषित करने का अधिकार, मतलब आप अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान करता है। केवल भारत के नागरिकों के लिए अधिकार है, बाकी विदेशियों के लिए नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फेवरेट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उच्चतम न्यायालय इसके तहत रिट जारी कर सकता है। ये रिट कितनी है? ये रिट 5 प्रकार की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर द्वारा प्रस्तुत करना। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, जाओ चेक करो। प्रतिषेध मतलब रोकना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रुक जाओ तो वही रोकना पड़ेगा। उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित करना या होना। अधिकार परीक्षा, वारंट मतलब वारंट जारी करना। जरूरत पड़ने पर अनुच्छेद 32 को निलंबित नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। और ये रिट कानूनी अंग्रेजी कानून के ये रिट अंग्रेजी कानून के लिए गढ़ा गया है, मतलब ये रिट अंग्रेजी कानून के लिए गए हैं, ठीक है। ये लिखा है इसमें, थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया सॉरी उसके लिए। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हो, रिट जारी कर सकती है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो इसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को कम है रिट के मामले में। मौलिक अधिकारों के लिए केवल रिट जारी किया जा सकता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट 30 अनुच्छेद 33 इसमें क्या, संसद को
यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मूल अधिकारियों पर युक्तिगत प्रतिबंध लगा सकता है। अब सर जैसे कोई सीबीआई है तो इनके कोई जो गुप्त अधिकारी हैं तो उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, और जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो, उस समय मार्शल लॉ याद रखना इस चीज़ को, मार्शल लॉ लागू हो तब। 34 आर्टिकल 35 क्या है, केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये 35 में है। मौलिक, इसके बाद आ जाइए मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 31 का संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया। अनुच्छेद 31 में इसके द्वारा 9वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। अनुच्छेद 31 गा में क्या, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, ठीक है। 31 है। अब राज्य के डीपीएसपी ये अपने हो गए। अब आ जाओ 36 के बाद आ जाते हैं, 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।